आवाज आ रही है कि नहीं? आवाज आ रही है कि नहीं बताइएगा। आवाज आ रही है कि नहीं? आवाज का कुछ प्रॉब्लम लग रहा था। आवाज आ रही है कि नहीं? एक बार कंफर्म कर दीजिएगा कि आवाज आ रही है कि नहीं। जो आवाज आ रही है कि नहीं, एक बार जरूर कंफर्म कीजिएगा। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब। आवाज आ रही है कि नहीं? 596 10वां ब्राइबेंट गुजरात ग्लोबल सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ था? अहमदाबाद, सूरत, गांधीनगर और बड़ोदरा। बताइएगा इसका थीम क्या था, और है जो मुख्य अतिथि कौन थे, दोनों बता दीजिएगा। मुख्य अतिथि कौन थे ये भी बता दीजिएगा। जल्दी से बताइएगा, आंसर है जो देने का प्रयास कीजिएगा। आवाज आ रही है कि नहीं? जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा। अब आ रही है। चलिए, हाँ बताइएगा, 10वां ब्राइबेंट गुजरात सम्मेलन 2024 कहाँ संपन्न हुआ, इसका थीम क्या था, मुख्य अतिथि कौन थे, कहाँ हुआ था, बताइएगा। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए। जितने भी क्वेश्चंस आप 596 पे पहुंच गए, पूरा वीडियो देख लीजिएगा जरूर। है जो 50% क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट है जो यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। चलिए, जल्दी से बताइएगा। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, आंसर क्या होगा जो। चलिए, लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। विजय जी लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हाँ, बहुत बढ़िया। गांधीनगर, गांधीनगर में है जो दोस्तों, है जो गुजरात के गांधीनगर में है जो 10वां ब्राइबेंट गुजरात ग्लोबल सम्मेलन 2024 संपन्न हुआ था। इसका थीम क्या था? इसका थीम क्या था बताइएगा। थीम से क्वेश्चन से जो पूछा जाता है, थीम से क्वेश्चन से जो पूछा जाता है, जल्दी से बताइएगा थीम इसका क्या था। जो थीम क्या था बताइएगा, थीम इसका क्या था? हाँ, मुख्य अतिथि यूएई, बहुत बढ़िया। मुख्य अतिथि यूएई के थे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया विजय जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यूएई के राष्ट्रपति है जो मुख्य अतिथि थे, बहुत बढ़िया। चलिए, थीम बता दीजिएगा। देखिए, अब जो भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा ना, आपको स्टेटमेंट बेस्ड में क्वेश्चंस पूछा जाएगा, तो आपको उसी तरह से तैयार भी उसी तरह से हम करवा रहे हैं, इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जल्दी से इसका बताइएगा। सी, हाँ सलोनी जी का भी आंसर आ रहा है सी। चलिए, बहुत बढ़िया। मुख्य अतिथि बता दीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा विजय जी। चलिए, गेटवे टू फ्यूचर, गेटवे टू फ्यूचर, गेटवे टू फ्यूचर इसका थीम था, ध्यान रखिएगा। गेटवे टू फ्यूचर है जो इसका है जो थीम था। तो दोस्तों, है जो 10वां ब्राइबेंट गुजरात सम्मेलन जो 2024 गांधीनगर में हुआ, मुख्य अतिथि यूएई के राष्ट्रपति थे। गेटवे टू फ्यूचर इसका थीम था। और है दोस्तों, है जो ये है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब है जो दोस्तों, है जो इसको है जो स्टार्ट किया गया था। ये है जो ध्यान है जो रखिएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। द पॉपुलर बम नामक पुस्तक किसने लिखी थी? एक क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है कि अभी है जो इसके लेखक है जो बहुत ज्यादा चर्चा में थे, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने लाया है कि क्वेश्चन हो सकता है कि पूछ दे। दी पॉपुलेशंस बम नामक पुस्तक किसने लिखी है? टी.आर. माल्थस ने, नील ए. कैम्पबेल ने, जॉन आर विक्स ने और पॉल एलिच ने। जल्दी से बताइएगा आंसर है जो क्या होगा जो। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते जाइएगा साथ साथ में। दी पॉपुलेशंस बम नामक पुस्तक के लेखक किसके द्वारा लिखी गई है? टी.आर. माल्थस, नील ए. कैम्पबेल, जॉन ए. विक्स एंड पॉल एलिच। जल्दी से बताइएगा आंसर क्या होगा जो। कोई बात नहीं है, जितना लोग हैं हम तो लगातार पढ़ा रहे हैं। जितने लोग आते हैं कम से कम उनके लिए मेरा 1 घंटे का शेड्यूल रहता है, और 1 घंटा है जो हम काम करते हैं इस पे। चलिए, दी पॉपुलेशंस बम नामक पुस्तक किसने लिखी है? चलिए, जल्दी से बताइएगा, आंसर बताइएगा। जो भी देख रहे हैं जल्दी से आंसर बताइएगा। द पॉपुलेशंस बम नामक पुस्तक किसने लिखी है? विजय कुमार जी का आंसर बी आ रहा है। विजय जी का आंसर बी आ रहा है। अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा विजय जी, जो भी देख रहे हैं उनके पास भी ये वीडियो है जो जाना चाहिए। चलिए, ये है जो पॉल एलिच का है।
पॉल एलिच का है। ये है जो दोस्तों हाल फिलहाल में है जो ये है जो चर्चा में थे, इसलिए इस क्वेश्चन को पूछे जाने का है जो दोस्तों है जो ज्यादा है जो महत्व है। द पॉपुलेशन बम है जो दोस्तों है जो पॉल एलिच का है जी, लिखा हुआ है, पॉल एलिच का लिखा हुआ है। चलिए, विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? 29वीं, 49, 59 या 39? जल्दी से बताइएगा। हाँ, दिवाकर जी का आंसर डी आ रहा था। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, डी आ रहा था आंसर। जल्दी से है जो बताइएगा। चलिए, जो आप लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब भी साथ में करते चलिएगा। चलिए, विश्व आर्थिक मंच की प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटक विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक क्या है? 29, 49, 59 या है दोस्तों 39? 598 का बताइएगा क्या है जो आंसर है। जल्दी से कमेंट है जो करिएगा। चलिए, 598 का डी आ रहा है, 598 का डी आ रहा है। चलिए, और बताइए, जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। 598 का डी आ रहा है दिवाकर जी का। चलिए, और है विजय जी है, देखिए आंसर है, जल्दी से देने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। चलिए, शायद डी है सर, डी है, नहीं डी ही है, 39 ही है, 39 ही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हमेशा है जो दोस्तों है जो विश्व आर्थिक मंच से जो क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। चलिए, चलिए, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो कैग है दोस्तों, उनके बारे में बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, उसे भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के भांति पद से हटाया जा सकता है, कैग का कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद भी वह भारत सरकार के अधीन पद पर आगे और बने रहने के लिए पात्र होता है, कैग का वेतन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। 599 का आंसर बताइएगा क्या होगा। कोई बात नहीं, डाटा याद आ जाएगा, डाटा कोई जरूरी नहीं है, डाटा तो याद आ जाएगा ना, डाटा तो पढ़ाते पढ़ाते हैं जो सब याद करवा देंगे हम। चलिए, बताइएगा, भारत के कैग CAG के बारे में कौन सा कथन है जो सही नहीं है? चलिए, जल्दी से बताइएगा। कैग 148 से 151 आप है जो पढ़े होंगे। 148 से 151 जो है दोस्तों है जो आर्टिकल है वह कैग के बारे में है जो कहता है, बताइएगा। जल्दी से आंसर बताइएगा, एकदम है जो पूरा वीडियो देख लीजिएगा तब 50% क्वेश्चंस आपको BPSC का डायरेक्ट है जो देखने के लिए मिलेगा यहाँ से। बताइएगा कैग, और वर्तमान में भी कैग के अध्यक्ष कौन है? 59 का C आ रहा है सलोनी जी का, 59 का D आ रहा है। और देखते हैं, और देखते हैं, जल्दी से आप लोग आंसर देने का प्रयास है जो कीजिएगा। चलिए, विजय जी का आंसर C आ रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया है जो दोस्तों है जो वो आगे है जो पद पे बने नहीं रह सकते हैं। ये है जो ऑप्शन है जो C नंबर ऑप्शन है जो गलत है। भारत के वर्तमान अभी कैग के अध्यक्ष कौन है? कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल जो है दोस्तों है जो, बताइएगा। चलिए, वर्तमान में अभी है जो कैग के अध्यक्ष है जो कौन है, बताइएगा, कमेंट है जो कर दीजिएगा। चलिए, कमेंट है जो कर दीजिएगा, कमेंट है जो आपका आना चाहिए, कमेंट है जो आपका आना चाहिए। चलिए, किसी मृदा के प्रकार की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। ये मृदाएं बालू, गाद और मृतिका के विभिन्न अनुपातों से बनी होती है। इन मृदाओं में पोटास, फास्फोरस, अम्ल तथा चूना पर्याप्त अनुपात में है। इन मृदाओं के उनकी आयु के आधार पर आगे और वर्गीकृत किया जा सकता है। दी गई विशेषताओं के आधार पर किस प्रकार की मिट्टी के बारे में है जो कह रहा है दोस्तों? जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, शुष्क मिट्टी या काली मिट्टी? बताइएगा, किस मिट्टी के बारे में है जो विशेषताएं हैं उसके बारे में आपको पहचानना है। 600 का आंसर बताइएगा। गिरीश चंद्र मुर्मू, बहुत बढ़िया, गिरीश चंद्र मुर्मू है जो दोस्तों है जो अभी हैं। चलिए, चलिए, अपने दोस्तों के भी शेयर भी कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी, सब्सक्राइब जरूरी है दोस्तों कर दीजिएगा।
चलिए, किसी मृदा के प्रकार के निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। ये मृदा बालू, गाद और मृतिका के विभिन्न अनुपातों से बनी होती है। इन मृदाओं में पोटास, फास्फोरस, अम्ल और चूना पर्याप्त अनुपात में है। इन मृदाओं में उनकी आयु के आधार पर आगे और वर्गीकृत किया जा सकता है। दी गई विशेषताओं के आधार पर बताइएगा। 600 का बी आ रहा है दिवाकर जी का आंसर, 600 का बी आ रहा है। और बताइए, जल्दी से बताइएगा, इसका है जो आंसर है जो क्या होगा। छह सौ का बी आ रहा है। और देखते हैं आंसर है जो क्या आता है। जो जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। जो भी दीजिएगा नंबर लिख के दीजिएगा, नंबर लिख के दीजिएगा। 600 का ए बी सी डी ऐसे नंबर दे के है जो आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, जिससे हमें पता चले। चलिए, 600 का डी आ रहा है, सलोनी जी का डी आ रहा है। और देखते हैं। चलिए, तो दोस्तों है जो ये मृदाएं बालू, गाद और मृतिका के विभिन्न अनुपात से बनी होती है। यह मृदाओं में पोटास, फास्फोरिक अम्ल, चूना पर्याप्त अनुपात में है। इन मृदाओं में उनकी आयु के आधार पर आगे और वर्गीकृत किया जा सकता है। ये है जो दोस्तों है जो जलोढ़ के बारे में, एल्युवियल सॉइल के बारे में है जो दोस्तों है जो ये है जो विशेषताएं हैं जो बता रहा है। 600 का ए आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। विजय जी का आंसर है जो ये है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये है जो दोस्तों जलोढ़ मिट्टी के बारे में है जो कहा जा रहा है। बिहार में जलोढ़ मिट्टी, बताइएगा सब भारत में सबसे ज्यादा है जो मिट्टी कौन सा है, बताइएगा। भारत में सबसे ज्यादा है जो मिट्टी कौन सा है, बताइएगा। भारत में सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सा है, बताइएगा। सिंधु नदी बेसिन का विस्तार कहां तक है? सिंधु नदी बेसिन का विस्तार कहां तक है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। सिंधु नदी बेसिन बताइएगा कहां तक है दोस्तों है जो इसका विस्तार है। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा, अपने दोस्तों के भी जरूर है जो शेयर कीजिएगा मेरे दोस्त। सिंधु नदी बेसिन का विस्तार कहां तक है, जल्दी से बताइएगा। सब टॉप के लेवल का क्वेश्चंस मिलेगा आपको देखने के लिए, जल्दी से बताइएगा। 601 का बी आ रहा है, 601 का बी आ रहा है विजय जी का। और देखते हैं और आंसर क्या आता है, जल्दी से बताइएगा। एल्युवियल सॉइल में तो फास्फोरस की कमी रहती है। देखिए, पूरे भारत में, पूरे भारत की मिट्टी में है जो एनपीए की कमी है। पूरे भारत में एनपीए की कमी है। 4:2:1 में है जो बोला जाता है। ऐसा नहीं है कि उसमें है जो फास्फोरस नहीं होता है। भारत की पूरी मिट्टी में है जो एनपीए की, इसीलिए है जो दोस्तों जो नाइट्रोजन फास्फोरस का है जो घोल है जो मिट्टी में है जो दिया जाता है। सिंधु नदी बेसिन का विस्तार कहां तक है, बताइएगा। नदी बेसिन के बारे में है जो पूछ रहे हैं हम। सिंधु नदी बेसिन का विस्तार कहां तक है? चलिए, किन्हीं का आंसर आया है कि नहीं आया है? दिवाकर जी का ए आ रहा है, विजय जी का बी आ रहा है। चलिए, देखिए, बेसिन का मतलब होता है कि उसकी पानी का प्रयोग है जो कहां कहां उसके टेरिटरी में, ट्रिब्यूटरी में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दोस्तों है जो लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में दोस्तों है जो सिंधु नदी के ट्रिब्यूटरी का जो पानी है जो यहां तक है जो पहुंचता है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक है दोस्तों जो इस बेसिन का पानी है जो पहुंचता है। तो डी आंसर है जो सही होगा, डी आंसर है जो सही होगा, डी आंसर है जो सही होगा। इसीलिए टॉप क्लास का क्वेश्चन है, इसीलिए टॉप क्लास का क्वेश्चन है जो बता रहे हैं कि इसी तरह के क्वेश्चन है जो पूछे जाएंगे। हल्का लगेगा, अच्छा लगेगा कि मार देंगे, सही है, लेकिन है दोस्तों है जो आप है जो उसके विपरीत है जो सोचते हैं। चलिए, 18वीं शताब्दी में भारत के संदर्भ में दस्तक क्या था? 18वीं शताब्दी के भारत के संदर्भ में दस्तक क्या था? हस्ताक्षर था, भूमि दस्तावेज था, व्यवसाय परमिट था, वस्त्रों पर कर था। 602 का बताइएगा आंसर क्या होगा। जो 602 का आंसर क्या होगा बताइएगा। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। जो भी देख रहे हैं
लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। बताइएगा 18वीं शताब्दी के भारत के संदर्भ में दस्तक। विजय जी का आंसर 602 का सी आ रहा, व्यवसाय परमिट था। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, सलोनी जी का भी आंसर आ गया। यह है जो दोस्तों जो दस्तक था वो क्या था, बताइएगा जल्दी से बताइएगा आंसर आप लोग। हाँ, दिवाकर जी का सभी का आंसर सही है। एक व्यवसाय परमिट था दोस्तों, एक व्यवसाय परमिट था जिसका नाम दिया जाता था दस्तक। क्या नाम था उसका, है जो दस्तक। आप है जो देखे होंगे बंगाल की खाड़ी में जब है जो जहाज लेकर जाया जाता था तो उस समय है जो एक है जो परमिट दिया जाता था, उसका भी नाम है जो दस्तक था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः ददनी प्रथा से संबंध है। ददनी प्रथा, वस्तु उत्पादन, युद्ध, पदाधिकारियों को भुगतान या राजस्व संग्रह। 603 का बताइएगा। ददनी प्रथा बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार के संदर्भ में भी ददनी प्रथा को है जो दोस्तों है जो बहुत ही है जो यूज किया जाता था उस समय। ददनी प्रथा का संबंध है जो किससे है। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के बीच जरूर है जो शेयर कर दीजिएगा। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः ददनी प्रथा से संबंध था। वस्तु उत्पादन, युद्ध, पदाधिकारियों का भुगतान या राजस्व संग्रह। 603 का बताइएगा आंसर क्या होगा। जो 603 का आंसर क्या होगा बताइएगा। दिवाकर जी का आंसर आ रहा है सी आ रहा है, पदाधिकारियों को भुगतान करना था। ददनी प्रथा, नील, अगर नील विद्रोह पढ़े होंगे तो जरूर है जो जानते होंगे, बंगाल में बहुत ज्यादा है जो प्रयोग किया जाता था। चलिए, आंसर आ रहा है सलोनी जी का डी आ रहा है, किन्हीं का सी आ रहा है। ददनी प्रथा उसको कहा जाता था दोस्तों कि कोई जमीन है उसको है जो पहले ही है जो क्या किया जाता था, उसका है जो भुगतान कर दिया जाता था, या भुगतान किसी प्रकार से किया जाए, या तो शोषण के आधार पर किया जाए या किसी प्रकार से किया जाए उस जमीन पे है जो फिर है जो वो अपना उत्पाद है जो उस पे उत्पादित थे, उत्पाद है जो उस पे जो करते थे, वो है जो पहले ही है जो इनको है जो उस जमीन का है जो पैसा है जो दे दिया जाता था शोषण के माध्यम से, या है जो दोस्तों है जो किसी प्रकार से है जो उनको है जो खेती करने के लिए है जो कहा जाता था। जैसे नील की खेती में ददनी प्रथा का है जो प्रयोग है जो किया जाता था। उत्पादन है, वस्त्र उत्पादन से रिलेटेड है, अगर वस्त्र ना भी रहे सिर्फ उत्पादन रहे दोस्तों तो है जो उसका है जो आंसर होगा। तो जमीन को है जो दोस्तों अंग्रेज है जो पहले ले लेते थे और उस पे जो जबरदस्ती क्या करवाते थे, नील की खेती करवाते थे, वो है जो ददनी प्रथा के संदर्भ में है जो कहा जाता है। ददनी प्रथा के संदर्भ में कहा जाता है। एडवांस में पैसा देना पड़ता था। हाँ, एडवांस में पैसा देना पड़ता था। स्कीमर जी का आंसर आ गया। स्कीमर जी हेलो सर, हेलो हेलो स्कीमर जी। हाँ हाँ, तो इसका संबंध क्या है, इसका संबंध राजस्व संग्रह से थोड़ी होगा। आप है जो राजस्व संग्रह लगाए थे ना, आंसर क्या लगाए थे सलोनी जी, डी लगाए थे, तो राजस्व संग्रह से नहीं होगा, पदाधिकारियों का भुगतान से भी नहीं होगा। तो दोस्तों है जो युद्ध से रिलेटेड है ही नहीं, तो सबसे बेस्ट आंसर है जो क्या होगा, एक बेस्ट आंसर भी होता है जो उसको खोजने का प्रयास कीजिएगा। उत्पादन से संबंधित था ये। चलिए चलिए, कंगनहल्ली पुरातात्विक स्थल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो कंगनहल्ली जो कर्नाटक, अच्छा कर्नाटक नहीं बताना चाहिए अभी, यह भीमा नदी के तट पर स्थित है। कंगनहल्ली स्तूप के अवशेष पहली और तीसरी शताब्दी के सी के बीच हो सकते हैं। इस स्थल पर सम्राट अशोक की प्रतिमा मिली थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। 1 2 2 3, 1 3 या 1 2 3। कोई बात नहीं, गलत सही गलत होना कोई बड़ी बात नहीं है। 150 क्वेश्चन है ना, आपको 100 नंबर लाना है। 150 क्वेश्चन पे आप टेंशन, 50 क्वेश्चन को आप 20-30 नहीं बनाइए, 10-20 गलती कर दीजिए, तब पर भी है जो आप है जो 90 नंबर लाइए। इस बार 85 से 90 में आपका रिजल्ट हो जाएगा। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे दोस्त, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी देख रहे हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा। एग्जाम से जाते समय फास्ट फॉरवर्ड में करके वीडियो देख लीजिएगा, फास्ट फॉरवर्ड में वीडियो को देख लीजिएगा एक बार जरूर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब छांट के लाया हुआ है। चलिए, कंगनहल्ली पुरातात्विक स्थल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइएगा। सर आपका लैंग्वेज थोड़ा जहानाबाद के साइड तरफ का लगता है। नहीं, जहानाबाद के हैं मेरे भाई, जहानाबाद के हैं, इसीलिए जहानाबाद का चलिए,
604 का बी, 604 का बी आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है। चलिए और बताइए। इसके बाद करंट का बहुत अच्छा है जो क्वेश्चंस का कलेक्शंस है, 30 क्वेश्चंस करंट के हैं, बहुत मजेदार क्वेश्चंस है, मजा आ जाएगा आपका। चलिए बताइएगा। कंगनहल्ली पुरातात्विक स्थल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जल्दी से आंसर है जो देने का प्रयास कीजिएगा। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो भी देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप ही लोग के ऊपर क्लास रहता है, तो आप लोग जितना सब्सक्राइब कीजिएगा उतना मेरे लिए महत्वपूर्ण है। दिवाकर जी का आंसर आ रहा है 1 और 2। तीसरा काहे छोड़ दिए? कंगनहल्ली से तो अशोक के अवशेष भी मिले हैं, तो तीसरा काहे छोड़ दिए हैं आप? दिवाकर जी तीसरा काहे छोड़ दिए, किस? चलिए, यह है जो दोस्तों है जो भीमा नदी के तट पर स्थित है, सही पकड़े थे आप। यह है जो स्तूप है जो दोस्तों 1ली और 3री शताब्दी के बीच के हैं, और है जो इसमें सम्राट अशोक की प्रतिमा भी मिली है। चलिए 1-2 पहुंच गए थे, तो 3 नंबर में जो सबसे इंपॉर्टेंट यही लगा था कि यह जो सबको 3 नंबर जरूर देंगे, तो दिवाकर जी 3 नंबर ही छोड़ दिए। चलिए 1, 2, 3 है जो इसका सही आंसर है, हो जाएगा। साइंस भी सही हो जाएगा, सभी सही से होगा। देखिए अभी है जो प्रैक्टिस करने का समय है, जितना क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, दिमाग के अंदर से गुजारिए, आपके लिए फायदेमंद होगा, समझ गए। जितना क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिएगा आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, वही है जो आपका जीवन दान अभी है जो वर्तमान समय में है। बीपीएससी के क्वेश्चंस अब है जो सेट हो चुके हैं। हम आपको एक इंफॉर्मेशन भी दे देते हैं कि बीपीएससी के क्वेश्चंस है जो अब है जो सेट भी हो गए होंगे। चलिए चलिए, मेघ एक प्रकार की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। जो मेघ है, जो बादल हैं, उसके है जो कुछ विशेषताएं हैं, उस पर है जो बात कीजिए कि कौन सा है जो दोस्तों ये बादल हो सकते हैं। ये संवहन से निर्मित होते हैं। यह मेघ का एकमात्र प्रकार है जो ओला, मेघ गर्जन और बिजली कौंद उत्पन्न करता है। यह बड़ी फूलगोभी के आकार की मीनारे प्राय निहारी शीर्ष जैसे होते हैं। ये विशेषता है जो किस मेघ में पाई जाती है? स्तरी कपास, कपासी बरसी मेघ, पच्छाप कपासी मेघ और वर्षा स्तरी मेघ। बताइएगा किस में है जो दोस्तों है जो ये पाया जाता है? सतभावना की वजह से, सतवाहन की वजह से छोड़ दिए थे। अच्छा ठीक है सर, मेरा फर्स्ट, अरे हो जाएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही है जो हो जाएगा विजय जी, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब। करंट का अभी यहाँ से करंट स्टार्ट होगा। 30 क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, और पूरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा मेरे भाई, पूरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इसके पहले के जितने वीडियो हैं फास्ट फॉरवर्ड में देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 605 का बताइएगा क्या आंसर है, जो जल्दी से कमेंट कीजिएगा। मेघ के एक प्रकार की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। ये है जो किस प्रकार के मेघ, सिंपल से पकड़ने का आप है जो समझिए कि कुछ मेघ के जो प्रकार हैं, और उसमें है जो कुछ ऐसी पॉइंट्स होता है जो आपको है जो जरूर है जो पकड़ा जाएगा। 605 का आंसर क्या दे रहे हैं? 605 का आंसर क्या आ रहा है? 605 का ए आ रहा है, 605 का ए आ रहा है। और बताइएगा। छह सौ पांच का सी आ रहा है, पच्छाप कपासी मेघ। और बताइएगा। टाइप ऑफ क्लाउड तो इंग्लिश में तो है, इंग्लिश में भी है ना, इंग्लिश में भी है, बताइएगा। इंग्लिश में भी दिया हुआ है, साइड में इंग्लिश में भी दिया हुआ है। निम्बस में बरसात बहुत होता है, बहुत बढ़िया पकड़ लिए हैं आप। निम्बस में बरसात बहुत होता है, जो निम्बस में बरसात बहुत होता है। हाँ, इसी तरह से छाटने का प्रयास कीजिएगा। कुछ ऐसे वर्ड हैं जहां से इंग्लिश से आप है जो मिला सकते हैं। तो निम्बस में बहुत ज्यादा बारिश होती है, जिसके बारे में ये कह नहीं रहा है, ये कह रहा है कि ओला, मेघ गर्जन और बिजली कौंद उत्पन्न होता है। और फूलगोभी के आकार का ये है जो दोस्तों मीनारे जैसी है जो प्रतीत होती है और शीर्ष पर होता है। तो बताइएगा कौन सा मेघ होगा जो अभी थोड़ा लंबा बनता है? हाँ, अन्य भी थोड़ा लंबा बढ़ता है, बहुत बढ़िया, जल्दी से बताइएगा। चलिए ये है जो दोस्तों है जो, ये है जो कौन सा मेघ है?
कपासी वर्षा मेघ है दोस्तों, ये है जो कपासी वर्षा है जो मेघ है, याद कर लीजिएगा। इस मेघ में है जो दोस्तों है जो ओला, मेघ गर्जन और बिरजी कोंद उत्पन्न करता है। देखिए कुछ की पॉइंट्स को आप अपने पास रखिएगा, कुछ की पॉइंट्स को अपने पास रखिएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पर है जो एक पॉइंट से है जो आपका आंसर है जो निकलेगा, और है दोस्तों जो ये बड़ी फूलगोभी के आकार का होता है, और है दोस्तों जो ये है जो शीर्ष पर होता है, ये क्या होता है, शीर्ष पे होता है, तो जिसको बोलते हैं कपासी वर्षा मेघ है जो बोलते हैं उसको। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विशाखापत्तनम पतन एक भू आबद्ध पतन है, दीनदयाल पतन एक ज्वरीय पतन है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक दो, ना तो एक ना तो दो, बताइएगा। यह है जो दोस्तों है जो पोर्ट से क्वेश्चंस है, हाँ कंडेंसर से बनता है। स्कीमर जी चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। विशाखापत्तनम पतन एक भू आबद्ध पतन है, दीनदयाल पतन एक ज्वरीय पतन है। निम्नलिखित में से बताइएगा कौन सा है जो दोस्तों है जो सही उत्तर है। एक दो, एक दो, ना तो एक ना तो दो, बताइएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हम उस दिन बताएंगे, एग्जाम देके आइएगा तो हम अपना क्वेश्चन इधर और बीपीएससी का क्वेश्चन इधर रख के बताएंगे कि देखिए ये नंबर में ये क्वेश्चन पढ़ाए थे आपको। दोनों सही है सर। 6 से सर भावबंधन का मतलब क्या होता है? भू आबद्ध, लैंड लॉक, लैंड लॉक कहते हैं उसको। हम इंग्लिश में आप लिख रहे हैं ना, उसको लैंड लॉक कहते हैं, उसको लैंड लॉक कहते हैं, भू आबद्ध। सीजीएल 2022 में पूछा था एक क्वेश्चन। हम बता रहे हैं ना कि जो क्वेश्चंस बनाते हैं ना वो क्वेश्चंस है जो बहुत सारे जगह से उठा कर है डायरेक्ट। ये सब क्वेश्चन जो हिस्ट्री का रहता है, ये सब क्वेश्चंस बनाता कोई नहीं है, डायरेक्ट उठाता है डाल देता है, समझ गए। तो कहां से क्वेश्चंस पूछेगा? ये सब क्वेश्चंस है जो 10,000 क्वेश्चंस में से छाटा हुआ क्वेश्चंस है, और सब कहीं ना कहीं एनडीए में, यूपीएससी में कहीं ना कहीं है जो आपको टकराएगा ये क्वेश्चंस देखने में। चलिए जल्दी से बताइएगा आंसर। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बताइएगा विशाखापत्तनम एक भू आबद्ध पतन है, दीनदयाल पतन एक ज्वरीय पतन है, बताइएगा आंसर आ जाए। बाधावन, हाँ लैंडलॉक। चलिए बहुत बढ़िया, दोनों है जो दोस्तों है जो डॉल्फिन नोज पहाड़ी से दोस्तों जो विशाखापत्तनम है जो घिरा हुआ है, लैंडलॉक है। और दीनदयाल पतन है एक ज्वरीय पतन, जिसको कांडला, जिसका नाम है दोस्तों कांडला को ज्वरीय पतन कहते हैं, उसका नाम है दीनदयाल पतन। ध्यान रखिएगा, दीनदयाल पतन ध्यान रखिएगा। दोनों ऑप्शन है जो सही हैं। एक बार जब जाते समय पोर्ट देख लीजिएगा कौन सा है जो कृत्रिम है, कौन सा है जो दोस्तों प्राकृतिक है। मुंबई हो गया, मुंबई हो गया आपका वेस्टर्न में, यह चेन्नई है जो आपका कृत्रिम है। इस तरह से मैप बना के एक बार है जो जरूर देख लीजिएगा। इधर हो गया पारादीप और विशाखापत्तनम है, ये है जो सब ध्यान रखिएगा। विशाखापत्तनम ध्यान रखिएगा, एन्नौर, हल्दिया, ये सब है जो, और कहां से कहां से है जो दोस्तों है जो किस चीज का निर्यात किया जाता है, ये भी है जो देख लीजिएगा। मारबुगाओ, ये है जो किससे क्या किया जाता है। पारादीप से कहां ईरान भेजा जाता है, ये सब देख लीजिएगा। आप जाते समय जरूर देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन यहां से बनेंगे। और है जो अभी नया पोर्ट जो बना है बंधावन पोर्ट, जो दोस्तों मुंबई में है, जो आपका पालघर के पास है, जो बना है 2029 से वो काम करेगा। तो ये सब चीज है जो आपको एक बार जरूर है जो दिमाग में है जो बैठा कर जाइएगा एग्जाम देने। चलिए तो इसका आंसर हो गया 1 और 2 हो गया, 1 और 2 है जो इसका आंसर हो गया। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 का भाग नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए यूएन शांति सेना का प्रयोग करना, और मध्यस्थ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटारे के लिए प्रोत्साहित करना। कौन सा है जो दोस्तों आर्टिकल 51 का भाग है जो नहीं है? नॉर्थ से साउथ, हाँ करवा देंगे। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब। जितना है ना पोर्ट है ना, पोर्ट को है जो हम लास्ट में 150 क्वेश्चंस का एक सीरीज रखे हैं, और उसमें है जो इंपॉर्टेंट पार्ट को है जो उसमें है जो कवर करेंगे, उसमें पोर्ट भी मेरा है, वो है जो एग्जाम से 10 दिन पहले करवाएंगे। अभी करवाएंगे भूल जाएगा सब, इसीलिए एकदम क्लिक करेंगे उसी टाइम हम।
चलिए, अनुच्छेद 51 का भाग नहीं है, 607 का सी आ रहा है, 607 का सी आ रहा है। चलिए, विजय कुमार जी का भी सी आ रहा है, सलोनी जी का आंसर अभी नहीं, हाँ नहीं आया है। चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा और भैया लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये भी सीजीएल मेंस का ही क्वेश्चन है। चलिए, आपका इसका मतलब है जो आप है जो जरूर है जो आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, तो आप समझ रहे होंगे इस चीज को। चलिए, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते जाइएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिएगा मेरे दोस्त। चलिए, अनुच्छेद 51 का भाग नहीं है, जल्दी से आंसर आना चाहिए आप लोग का। हाँ हाँ विजय जी, हम भी सर्विस में 15 साल हो गए सर्विस करते हुए मुझे। चलिए बताइएगा, आंसर बताइएगा, 607 का आंसर क्या होगा। बहुत जगह काम किया यार, 6 डिपार्टमेंट में काम किए हैं हम एसएससी में भी काम किए हैं। चलिए, सी ऑप्शन सही है, अंतरराष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए यूएन शांति सेना का प्रयोग है दोस्तों, जो 607 का सी है। 607 का सी है, अंतरराष्ट्रीय विवादों के संदर्भ में यूएन शांति सेना का प्रयोग है दोस्तों, जो ये है मेंस में पढ़ाएंगे। अपवाद में जब है जो दोस्तों जो संप्रभुता की बात आएगी ना, जब संप्रभुता की बात आएगी तो संप्रभुता जो होता है उससे लेकर यूएन का कुछ कन्वेंशन होता है, उसमें भारत साइन किए हुए तक कैसे है जो संप्रभुता है जो ब्रेक करता है भारत का, वो है जो मेंस में है जो बताएंगे हम। चलिए, तो इंपॉर्टेंट उस समय बताएंगे। चलिए, यूएन सेना शांति का प्रयोग है दोस्तों, जो आर्टिकल 51 का भाग है जो नहीं है। सब हमारा नौकरी लगवा दीजिए ना है भैया, नौकरी, अरे आप लोग को नौकरी लगवाने के, आप लोग को नौकरी बरसेगा, टेंशन मत लीजिए, आप लोग का नौकरी बरसेगा, टेंशन मत लीजिए आप। चलिए, आप लोग को इतना नौकरी लगेगा ना, आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी है। आप लोग मेरे जितने भी करीब करीब है जो 25-30 लोग जो डेली आते हैं, तो उसमें सभी अच्छे स्टूडेंट हैं, तो मुझे लगता है कि सभी का नौकरी हो जाएगा। 2013 में एक बताते हैं दोस्तों, जहां पर हम लोग क्यूज करते थे, वहां एक साल में 95 लोगों का नौकरी लगा था। पूरा क्यूज है जो नौकरी में चला गया था। आप लोग को भी हो जाएगा, टेंशन नहीं, सिर्फ लगे रहना है, ये जान लीजिए। 607, चलिए 608 है जी, बासेनार व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बासेनार बताइएगा। इस व्यवस्था में 42 प्रतिभागी देश शामिल हैं। इसका गठन मुख्यतः एक परमाणु हथियार निरीक्षक के रूप में किया गया है। भारत इस व्यवस्था का वर्तमान अध्यक्ष है और भारत इस व्यवस्था में वर्ष 2017 में है जो शामिल हुआ है। बताइएगा कौन सा है जो दोस्तों है जो सही नहीं है। 608 का बताइएगा। हाँ भेजता है ना भारत, सबसे ज्यादा है जो यूएन 1988 में है जो संयुक्त राष्ट्र शांति सेना को जो नोबेल पुरस्कार मिला था। ब्लू हेमलेट पिछले साल जो अध्यक्षता किया था भारत, तो उसमें एक ब्लू हेमलेट का है जो प्रयोग है जो भारत ने किया था। चलिए, जो भी देख रहे हैं मेरे भाई, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बासेनार अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा इसका क्या है जो आंसर होगा। चलिए, आप लोग से उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि है जो हमारा भी मनोबल है जो दोस्तों है जो और है जो अच्छा रहे। 608 का सी आ रहा है, 608 का सी आ रहा है। चलिए जल्दी से बताइएगा। बासेनार सर मैं जॉब भी करता हूं, कहाँ? हाँ बहुत अच्छा विजय जी, बहुत अच्छा। जॉब, पढ़ाई के साथ जॉब भी कीजिए और आगे बढ़िए, जहां से हैं वहां से है जो आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। जीवन में हमेशा है जो वही आगे बढ़ता है जो प्रयास करते रहता है। प्रयास करने वाले को है जो कभी हार नहीं होती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत रत्न, इन्होंने जो चीज़ कहा था कि प्रयास करते रहना चाहिए जीवन में। असफलता और सफलता तो दो किनारे हैं जीवन के, तो कहीं ना कहीं है जो अगर असफल हुए तो है जो एक अच्छे, कहीं ना कहीं है जो दोस्तों है जो एक अच्छा है जो मानवता और एक अच्छा है जो ज्ञान आपके पास है जो अर्जित होगा। जो जितना बार फेल किया है वो ज़्यादा ज्ञान है जो लेकर आगे बढ़ता है। इसीलिए है जो कभी भी है जो असफलता से हारना नहीं चाहिए। चलिए बताइएगा। बासेनार अरेंजमेंट, बासेनार एक जगह है दोस्तों
बासेनार जगह है, वहीं से है जो दोस्तों है जो इसका है जो शुरुआत है जो हुई थी। बताइएगा कौन सा है जो सही नहीं है। दिल्ली में अकाउंट, चलिए जल्दी से बताइएगा आंसर इसका। चलिए भारत जो है दोस्तों है जो इसका है जो सदस्य है 2017 में बना था, अभी वर्तमान में इसका अध्यक्ष भी है। ये है जो दोस्तों है जो न्यूक्लियर वेपन है जो दोस्तों है जो इसके लिए है जो ये निरीक्षण है जो नहीं करता है बासेनार अरेंजमेंट। सर दिल्ली में अकाउंट में हूँ, अच्छा, इस व्यवस्था में 42 प्रतिभागी है जो शामिल हैं। तो दोस्तों है जो न्यूक्लियर वेपन है जो ऑब्जर्वर के रूप में है दोस्तों बासेनार अरेंजमेंट है जो काम नहीं करता है। यह है जो दोस्तों है जो एक स्वच्छ रक्षा प्रणाली को है जो दोस्तों है जो एक दूसरे देशों के बीच में है जो ले जाने के लिए, या है जो उसको है जो दोस्तों है जो सलाह देने के लिए है जो बासेनार है जो काम करता है। तो दोस्तों है जो इसका गठन है जो दोस्तों है जो एक परमाणु हथियार निरीक्षण के रूप में जो नहीं किया जाता है। तो बी ऑप्शन है जो आपका है जो गलत है, चेयरमैन भारत का ही है। हाँ चेयरमैन भारत का ही है, चेयरमैन भारत का ही है। चलिए तो 2017 में है जो दोस्तों है जो इसका सदस्य बना था। चलिए भारत के एक राज्य के बारे में निम्नलिखित संकेतों पर विचार कीजिए। इसे लाल नदी और नीली पहाड़ी वाली भूमि के रूप में जाना जाता है। इस भारत के 6 में से 3 भू आकृति डिविजन्स है जो यहाँ पर पाए जाते हैं। यह देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2 से 3.9% में जो फैला हुआ है। दिए गए संकेतों के आधार पर राज्य की पहचान कीजिए। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम और छत्तीसगढ़। चलिए जल्दी से बताइएगा। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर कौन है। चलिए बताइएगा भारत के एक राज्य के बारे में कौन सा है जो दोस्तों है जो कौन से राज्य के बारे में बताया जा रहा है। अच्छा क्या है, कमेंट कर रहे थे सर कुछ और पढ़ाइए, मजा नहीं आ रहा है। अच्छा आ जाएगा, मजा आएगा। हाँ अच्छा क्या बोल रहे थे आप कि चेयरमैन भारत का ही है। हाँ जयदीप मजूमदार है, जयदीप मजूमदार जिसका नाम है वो है। भारत के एक राज्य के बारे में निम्नलिखित संकेतों पर विचार कीजिए। इसे लाल नदी और नीली नदी वाली भूमि के रूप में जाना जाता है। इसमें भारत के 6 में से 3 भू आकृति प्रभाग है। यह देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2 से 4% तक फैला हुआ है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम और छत्तीसगढ़। चलिए 609 का सी, बहुत बढ़िया। असम है जो दोस्तों है जो असम है जो इसका सही आंसर है। असम जिनका आ रहा है ब्लू माउंटेन और दोस्तों लाल नदी के रूप में भी है जो उसको जाना जाता है। भारत में से 6 में से 3 डिवीजन है जो यहाँ पाए जाते हैं और 2 से 4% है जो इसका है जो भूभाग है। चलिए निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा तेलंगाना से लगती है। 2 जून 2018 को है जो दोस्तों है जो तेलंगाना एक नया राज्य बना था। उस समय 29वां राज्य के रूप में भारत का बना था और इसकी सीमा है जो किस राज्य से लगती है बताइएगा। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। बताइएगा 610 का आंसर क्या होगा जो, जल्दी से बताइएगा। 610 का तेलंगाना अभी हाल फिलहाल में दोस्तों है जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जो राजधानी है उसको है जो स्प्लिट है जो कर दिया गया है। एक की राजधानी अमरावती और दूसरे की राजधानी है जो हैदराबाद। बताइएगा तेलंगाना की राजधानी है जो कहाँ है, कमेंट है जो कर दीजिएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। हाँ चलिए जल्दी से बताइएगा तेलंगाना की सीमा है जो किससे लगती है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तेलंगाना जल्दी से बताइएगा कौन सा है जो राज्य है जो इससे है जो टच करता है दोस्तों। हाँ प्रवीण कुमार जी हैदराबाद, बहुत बढ़िया, जल्दी से बताइएगा तेलंगाना का। विजय कुमार जी का आंसर सी आ रहा है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश।
चलिए और बताइए। मध्य प्रदेश है, छाटने का प्रयास कीजिएगा, छाटने का प्रयास कीजिएगा, ऐसे नहीं बनेगा ये क्वेश्चन। आप है जो मैप पे थोड़ा सा देखिए कि कहाँ कौन सा राज्य है जो है, कहाँ कौन सा राज्य है जो बताइएगा, तब है जो थोड़ा सा ध्यान में आएगा, नहीं तो है जो आप मारते जाइएगा गलत हो जाएगा। जल्दी से बताइएगा आंसर। लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा मेरे भाई, लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा। चलिए आंसर नहीं आ रहा है, आंसर है जल्दी दीजिएगा। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, ये है जो दोस्तों है जो तेलंगाना का है जो बॉर्डर है जो टच करता है। चलिए, सरकार द्वारा व्यय में कमी के कारण निजी निवेश व्यय में संकुचन को क्या कहते हैं, यह है जो क्वेश्चंस पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और है जो इस बार है दोस्तों है जो बजट में है जो इसकी चर्चा है जो बहुत हुई थी, VVI क्वेश्चन है जो लिख लीजिए इसको। सरकार द्वारा व्यय में कमी के कारण निजी निवेश व्यय में संकुचन आता है, व्यय में भी कमी आती है, व्यय में भी कमी आती है और निवेश में भी कमी आती है। जब दोनों में कमी आ जाएगी तो उसको है जो क्या कहेंगे, निजी निवेश की बहिर्गमन जिसको क्राउडिंग आउट कहते हैं, या निजी निवेश का अंतर्गमन जिसको क्राउडिंग इन कहते हैं, या निवेश बढ़ाना कहते हैं, या डंपिंग कहते हैं। बताइएगा 611 का आंसर क्या होगा। जल्दी से जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर जाइएगा। व्यय भी कम गया और निवेश भी कम गया, दोनों जब कम जाता है तो क्या कहा जाता है। जल्दी से 611 का बताइएगा क्या होगा, जो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा मेरे भाई, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जल्दी से कमेंट कीजिए। सूरज सिंह जी का आंसर 610 का डी आ रहा है, 610 का डी आ रहा है। चलिए आगे 611 पर जल्दी से फर्स्ट है जो करने का प्रयास कीजिएगा। विजय कुमार जी का 611 का डी आ रहा है, डंपिंग नहीं है। चलिए आगे बढ़िए, डंपिंग नहीं है। लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते जाइएगा, जल्दी से बताइएगा। का ये आ रहा है क्राउडिंग आउट, क्राउडिंग आउट जब है जो व्यय और निवेश दोनों कम जाए दोस्तों, उसको है जो क्राउडिंग आउट कहते हैं। अब है अगर सार्वजनिक व्यय बढ़ा दिया जाए, अगर सार्वजनिक व्यय बढ़ा दिया जाए उसके बाद भी निवेश अगर नहीं आ रहा है तो उसको क्या कहेंगे, उसको क्राउडिंग इन कहेंगे। अगर उस व्यय को बढ़ा दिया जाए, सार्वजनिक व्यय को बढ़ा दिया जाए, उसके बाद भी निवेश नहीं आ रहा है तो उसको क्राउडिंग इन कहेंगे। अगर दोनों गिर रहा है तो उसको है जो क्राउडिंग आउट कहेंगे। ध्यान कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। बफरिंग हो रहा है क्या, बफरिंग हो रहा है क्या, बफरिंग हो रहा है क्या, बताइएगा। बफरिंग हो रहा है क्या, बताइएगा तो। अच्छा बफरिंग हो रहा है, अब सही हुआ कि नहीं। एक मिनट, थोड़ा सा एक मिनट देखते हैं। अब सही हुआ।
अब सही हुआ, बफरिंग कर रहा है क्या, अब सही हुआ कि नहीं? अब आ रहा है, अब बफरिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताइएगा, अब बफरिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है चलिए, अब है जो बराबर आ रहा होगा, मुझे लग रहा होगा कि अब है जो दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे है, अब है जो बफरिंग नहीं हो रहा है, एक बार क्लियर कर दीजिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति मुद्रास्फीति की ओर ले जा सकती है, कौन सी स्थिति है जो मुद्रास्फीति की ओर जो ले जा सकती है? समग्र मांग की तीव्र वृद्धि, आपूर्ति से अधिक होना, समग्र मांग में तीव्र वृद्धि, तीसरा है मुद्रापूर्ति में कमी, और बेरोजगारी का उच्च स्तर। 613 का बताइएगा आंसर क्या होगा जो, 613 का बताइएगा आंसर क्या होगा जो। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति मुद्रास्फीति की ओर ले जा सकती है? डिमांड की है जो वृद्धि ज्यादा हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगा तब होगा, कि है जो डिमांड ज्यादा हो जाए, डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगा तब हो जाएगा, समग्र मांग में धीमी वृद्धि हो जाएगी, मुद्रापूर्ति में कमी हो जाएगी, बेरोजगारी का उच्च स्तर होगा। 613 का बताइएगा क्या होगा आंसर जो। छह सौ तेरह का ए, अब बराबर आ रहा है सूरज जी, अब बराबर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉलेज एंड डेमोस्ट्रेशन सेंटर केडीसी, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, केडीसी। चलिए ए है जो दोस्तों है जो मुद्रास्फीति कब हो जाएगा, देखिए सप्लाई और डिमांड यही दोनों पर है जो दोस्तों है जो काम करता है। समग्र मांग की अगर है जो दोस्तों है जो जो मांग है अगर तीव्र हो जाएगी, डिमांड अगर ज्यादा हो जाएगा, और है जो दोस्तों है जो सप्लाई कम हो जाएगी, तब है जो मुद्रास्फीति की ओर है जो ले जाएगी। तो डिमांड है जो ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो दोस्तों है जो क्या होगा, मुद्रास्फीति है जो हो जाएगी। तो दोस्तों ए ऑप्शन है जो सही है, ए ऑप्शन है जो सही है। डिमांड एंड सप्लाई पे है जो दोस्तों है जो मुद्रास्फीति है जो काम करता है। ध्यान रखिएगा, डिमांड अगर ज्यादा है, सप्लाई कम है, तब है जो मुद्रास्फीति की ओर है जो आप जाते हैं। इसीलिए है जो दोस्तों है जो एमपीसी कमेटी है जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट में है जो बदलाव है जो करती है। ध्यान रखिएगा, अभी नौवीं बार है दोस्तों जो रेपो रेट में है जो चेंज है जो नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। बरमुडा द्वीप कहां अवस्थित है? बरमुडा द्वीप है जो कहां अवस्थित है? कैरेबियन सागर, उत्तरी अटलांटिक सागर, मैक्सिको की खाड़ी और भूमध्य सागर। 614 का बताइएगा क्या आंसर होगा जो। चलिए जल्दी से बताइएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे भैया मेरे, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, दोनों दोनों कर देंगे, लाइक भी कर देंगे और सब्सक्राइब भी कर देंगे। चलिए बरमुडा द्वीप कहां अवस्थित है बताइएगा। बरमुडा द्वीप कहां अवस्थित है बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नॉलेज एंड डेमोस्ट्रेशन सेंटर केडीसी का आंसर बी आ रहा है, बहुत बढ़िया, बी आंसर आ रहा है। और देखते हैं आंसर है, जल्दी देने का प्रयास कीजिएगा। रहस्यमयी जगह दोस्तों, रहस्यमयी जगह है जो बरमुडा ट्रायंगल है जो रहस्यमयी जगह है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा आप। छह सौ चौदह का ए आ रहा है, नहीं कैरेबियन नहीं है, कैरेबियन नहीं है। चलिए आंसर है जो आ रहा है बरमुडा ट्रायंगल, बी बी, प्रवीण कुमार जी का बहुत बढ़िया, उत्तरी अटलांटिक महासागर में है दोस्तों, हमने बताया था वो है जो जरूर है जो परख जाइएगा। कौन सा जो है जो दोस्तों है जो गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा कैसे कैसे है जो काम करता है, एक बार जरूर देख के। एक नंबर आपका फिक्स है, एक नंबर 149 का एक नंबर है जो हम फिक्स कर दिए हैं, उसको जरूर देख के जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइसोहेलाइन किनको जोड़ती है? आइसोहेलाइन किनको जोड़ती है? समान ताप, समान दाब, समान वर्षा, समान लवणता। 615 का बताइएगा, आइसोहेलाइन निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है?
समान ताप, समान दाब, समान बरसात, समान लवणता। जल्दी से नीट नेविगेटर भी गूगल पर दिखाए इसको। गूगल पर अभी है जो कर लेते हैं, लास्ट में दिखा देंगे, बरमूडा को लास्ट में दिखा देंगे। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा दोस्तों, मेरे लाइक एंड सब्सक्राइब है जो करते जाइएगा। डी आंसर आ रहा है नॉलेज एंड डेमोस्ट्रेशन जी का। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा आप लोग। जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आइसोहेलाइन किसको जोड़ती है? चलिए सभी का आंसर आ रहा है, सभी का, किन्हीं का सी आ रहा है, किन्हीं का डी आ रहा है। हाँ, मोसद इमाम जी का डी आ रहा है, विजय जी का सी आ रहा है, प्रवीण जी का सी आ रहा है। चलिए देखते हैं आंसर है जो क्या है, जो जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए समान लवणता, आइसोहेलाइन है जो दोस्तों है जो ये है जो समान लवणता के बारे में जो बात करता है। समान लवणता, बहुत बढ़िया। हेलो सर, हम आपका न्यू सब्सक्राइबर हैं, बहुत बढ़िया। नीट नेविगेटर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको आपकी हमारी सहयोग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से है जो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। समान लवणता को दोस्तों आइसोहेलाइन है जो कहा जाता है। चलिए निम्नलिखित में से किसे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रूप में है जो समझा जाएगा? किसे है जो दोस्तों है जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यह है जो 2011 में अरविंद मायाराम कमेटी ने है जो दोस्तों है जो विदेशी निवेश के लिए जो एक अवधारणा है जो उन्होंने बताई थी और सरकार ने है जो इसे माना था और एफडीआई को जो दोस्तों है जो भारत में लागू किया गया था, जिस कमेटी का नाम है अरविंद मायाराम कमेटी। ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से किसे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रूप में है जो समझा जाएगा? भारत में शेयर बाजार से शेयर खरीदने वाला कोई विदेशी कंपनी, भारतीय शेयर बाजारों में निवेश करने वाली कोई विदेशी पेंशन निधि, भारतीय शेयर बाजारों से शेयर खरीदने वाला कोई विदेशी वाणिज्यिक बैंक, भारत में शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने वाला कोई विदेशी तत्व। सत्व नहीं है, तत्व लिखा हुआ है, गलत से लिखा हुआ है। हम भी सब्सक्राइबर सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चलिए अभी है जो भी है देख रहे हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर है जो जरूर कर दीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे दोस्त। चलिए बताइएगा कौन सा है जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रूप में जो समझा जाएगा, और सबसे ज्यादा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कहां से आता है ये भी है जो बता दीजिएगा। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 616 का ए आ रहा है, 616 का ए आ रहा है, और देखते हैं। हाँ, विजय जी का डी आ रहा है, और देखते हैं। जल्दी से आप लोग बताइएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा भाई मेरे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइए। प्रवीण जी का सी आ रहा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, समझिएगा क्वेश्चन समझिएगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो पैसा है जो फॉरेन से हमारे के यहाँ जो इन्वेस्ट हो रहा है उसको बोलेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो कौन है? भारत में शेयर बाजारों से शेयर खरीदने वाला कोई विदेशी कंपनी? ऐसा तो नहीं है भैया, इन्वेस्टमेंट है जो कर रहा है वो आएगा, आज शेयर लगाएगा, शाम में बेच के निकल जाएगा। चलिए, भारतीय शेयर बाजारों से निवेश करने वाली कोई विदेशी पेंशन निधि, कुछ नहीं है इस प्रकार का। भारतीय शेयर बाजारों से शेयर खरीदने वाला कोई विदेशी वाणिज्यिक बैंक, ये सब है जो कोई नहीं है। भारत में शैक्षणिक संस्थान से स्थापित करने वाला कोई विदेशी तत्व, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में है जो दोस्तों है जो इसको है जो सबसे ज्यादा है जो प्रायोरिटी दिया गया था। और अभी जो है एक है जो गुड़गांव में एक है जो यूनिवर्सिटी खोला है, उसका नाम है जो बता दीजिएगा। सूरज जी नाम बताइए, जब पेपर पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे गुड़गांव में। हाँ, सिंगापुर से सर, सिंगापुर से, हाँ सिंगापुर से सबसे ज्यादा है जो एफडीआई आता है, बहुत बढ़िया। भारत में शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने वाला कोई विदेशी तत्व बताइएगा। एक है जो गुड़गांव में अभी है जो एक है जो विश्वविद्यालय है जो अपना है जो कैंपस खोल रहा है, कौन सी है जो यूनिवर्सिटी है? जल्दी से बताइएगा, अभी लेटेस्ट का न्यूज है एकदम। जल्दी से बताइएगा आप लोग। सिंगापुर से सबसे ज्यादा आता है, और प्रधानमंत्री जी अभी है जो गए थे सिंगापुर में, गए थे। सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन इस बार पूछेगा, सेमीकंडक्टर को लेकर है दोस्तों है जो सबसे ज्यादा बातचीत है जो सिंगापुर में है जो अभी है जो चली है। और भारत में 5 कंपनियां है जो अभी है जो सेमीकंडक्टर के लिए खुल रही है, जो 4 है जो गुजरात में है, एक है जो आसाम में है। ये सब चीज पढ़ के जाइएगा मेरे दोस्त, क्वेश्चन है जो सेमीकंडक्टर से जो पूछे जाएंगे इस बार। चलिए बताइएगा कौन सी यूनिवर्सिटी है? यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आ रहा है, जो गुड़गांव में खोलेगा। चलिए आप लोग बताइएगा, हम पढ़ाए हैं। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्राक्कलन समिति संसद की तटस्थ समिति है, रेल विषय समिति संसद की एक अस्थायी समिति है। बताइएगा कौन सा है जो कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो, ना तो एक ना तो दो। जल्दी से बताइएगा कौन सा कथन सही है? साउथैम्पटन, बहुत बढ़िया।
साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी है जो दोस्तों है जो, वो है जो भारत के गुड़गांव में है, जो अपना कैंपस है जो खोल रही है। चलिए लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा मेरे भाई, जो भी देख रहे हैं लाइक है। सब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, कहां तक हम लोग पहुंच गए, 617, 1500 क्वेश्चन आपको करवाएंगे और 50 क्वेश्चन आपको लड़वाएंगे बीपीएससी में डायरेक्ट एकदम। चलिए बताइएगा कौन सा कथन सही है। प्राक्कलन समिति संसद की एक तटस्थ समिति है, रेल अभिसरण समिति संसद की एक अस्थायी समिति है, कौन सा कथन सही है। 617 का सी आ रहा है आंसर प्रवीण जी का, और बताइए विजय जी का बी आ रहा है। लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब आपका कर्तव्य है और मेरा अधिकार है पढ़ाने का, तो आपका कर्तव्य है कि दोस्तों है जो एक है जो सब्सक्राइब बटन पे है जो क्लिक कर दे, लोगों के भी शेयर कर दें। चलिए चलिएगा आंसर है जो क्या है, आ जाइए। देखिए दोस्तों, प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, आप जानते हैं, केवल लोकसभा से। ये तथार्थ नहीं है दोस्तों, ये है जो अस्थाई है, यहाँ है जो इसको लिख दिया है अस्थाई समिति। और रेल अभिषेक समिति है वो है जो तथार्थ समिति है, ना तो एक ना तो दो। डी आंसर सही होगा। डी किनका है, सूरज जी का। बहुत बढ़िया डी आंसर है जो सूरज जी का आया है। डी आंसर है जो दोस्तों होगा ना तो एक ना तो दो। ध्यान रखिएगा, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति सब है जो अस्थाई समिति है, ध्यान है जो रखिएगा। तो ना तो एक ना तो दो आंसर होगा। चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक के निम्नलिखित में से किस डिप्टी गवर्नर के कार्यकाल को 1 वर्ष की वृद्धि मई 2024 में जो की गई है। टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव, जे स्वामीनाथन और है जो एमडी पात्रा। भारतीय रिजर्व बैंक 1934 अधिनियम के तहत है जो बनाया गया था दोस्तों। यंग हिल्टन कमेटी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने है जो दोस्तों आरबीआई की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह है जो ध्यान रखिएगा। 5 करोड़ की पूंजी से आरबीआई को है जो स्टार्ट किया गया था दोस्तों। 20 सदस्यीय कमेटी है जो काम करती है इसमें। चलिए बताइएगा आरबीआई के बारे में है जो दोस्तों जो कौन है जो डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, बताइएगा सर इंग्लिश में बताइए। एस्टीमेट कमेटी, यार इंग्लिश वाले टीचर को लाना पड़ेगा यार, इंग्लिश वाले को बुलाते हैं और क्या। चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक के निम्नलिखित में से किस डिप्टी गवर्नर के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि 2024 में की गई थी, बताइएगा। 66 का क्या बोल रहे हैं, 618 एमडी पात्रा आ रहा है आंसर। और बताइए जल्दी से बताइएगा। जल्दी से बताइएगा आंसर क्या होगा। जो भारतीय रिजर्व बैंक के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 वर्ष की वृद्धि 2024 में की गई है। चलिए जल्दी से आप लोग बताइएगा आंसर क्या है। जो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जल्दी से आंसर है जो किन्हीं का नहीं आ रहा है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 618 का सी नहीं, टी रविशंकर जी का है जो बढ़ाया गया है। और चारों है जो मेंबर है, ध्यान रखिएगा। रिजर्व बैंक में है जो अभी है जो चारों है जो डिप्टी गवर्नर है, ध्यान रखिएगा। रविशंकर, राजेश्वर, स्वामीनाथन और एमडी पत्रा। ये है जो टी रविशंकर साहब का जो दोस्तों है जो इनका कार्यकाल है जो 1 वर्ष के लिए है जो बढ़ा दिया गया है, टी रविशंकर का, ध्यान रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसने सत्र 2024-25 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार मई 2024 में संभाला है। आर दिनेश, आर मुकुंदन, संजीव पुरी या राजीव मेवानी। 619 का बताइएगा। हाँ पढ़ाइए ना। अरे हम तो कहीं रहे कि आइए पढ़ाइए, आइए ना मेरे चैनल पे पढ़ाइए। चलिए जल्दी से बताइएगा, निम्नलिखित में से किसने 2024-25 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। आर दिनेश, आर मुकुंदन, संजीव पुरी और राजीव मेवानी। 619 का आंसर बताइएगा
क्या होगा जो? हाँ, स्कीमर जी का आंसर आ रहा है, संजीव पुरी आ रहा है। चलिए और बताइए, जल्दी से बताइएगा। हाँ, 619 का सी। चलिए बहुत बढ़िया, संजीव पुरी है जो दोस्तों है जो CIIA के जो अध्यक्ष बने हैं, संजीव पुरी साहब। चलिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई, जो भी देख रहे हैं जरूर है जो कर दीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन है जो दबा दीजिएगा, नीचे में साइड में रहता है। चलिए, भारत के अंतर्राष्ट्रीय महत्व बंदरगाह को एक टर्मिनल के 10 वर्ष तक संचालन के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर मई 2024 में किए गए हैं। यह चाबहार बंदरगाह किस देश में है? श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस और ईरान। 620 का बताइएगा। हाँ सूरज जी, 19 का सी। बहुत बढ़िया। बताइएगा किसके लिए है जो दोस्तों है जो 10 वर्ष के लिए है जो अनुबंध है जो किया गया है चाबहार बंदरगाह, और किस वर्ष है जो दोस्तों है जो इसकी शुरुआत है जो की गई थी? ईरान आंसर आ रहा है, ईरान आ रहा है आंसर। चलिए और बताइएगा आंसर, जल्दी से बताइए। परवीन जी का भी आंसर डी आ रहा है, विजय जी का भी आंसर डी आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए सभी का आंसर है जो इसका मतलब डी है, तो आंसर है जो डी होगा, ईरान। चलिए, ईरान में है जो अभी नई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बना है ईरान का, बताइएगा कौन है जो अभी राष्ट्रपति बने हैं, और है जो 10 वर्ष के लिए हुआ 2016 में है जो अनुबंध है जो दोस्तों है जो इस पे जो पहली बार बात हुई थी, फिर बीच में है जो दोस्तों किसी कारणवश है जो ब्रेक हो गया था, और वापस है जो अभी है जो हस्ताक्षर है जो हुए हैं। ईरान का चाबहार बंदरगाह है, क्या नाम है? चाबहार बंदरगाह, और उसका है जो शाहिद बेहेस्ती, शाहिद बेहेस्ती है जो उसका पोर्ट है, शाहिद बेहेस्ती है जो उसका पोर्ट है, उसी को है जो दोस्तों 10 वर्ष के लिए है जो भारत है जो लिया है, वो ईरान का है। 2016 में यह है जो शुरुआत हुई थी ईरान में चाबहार। किस लिए? यह है जो दोस्तों यहाँ पर चीन ने ग्वादर बंदरगाह है जो लिए हुए है, चीन ने ग्वादर बंदरगाह है जो लिए हुए है, और उसको है जो कहीं ना कहीं काउंटर करेगा, किससे? चाबहार से जो दोस्तों है जो काउंटर करेगा भारत। इसीलिए है जो दोस्तों है जो ईरान है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ब्रिक्स की बैठक हो रही है, अभी ब्रिक्स की बैठक हो रही है, और है जो अभी है जो ईरान, इथोपिया अभी नया देश है जो उसमें शामिल भी हुआ है। अभी है जो कजान में 2 दिन बाद है जो मीटिंग है, और बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है जो माना जा रहा है दोस्तों। चाइना के साथ है जो हमारा जो 2020 का जो बॉर्डर एग्रीमेंट था, जो है जो बहुत दिनों से 2 साल से है जो कहीं ना कहीं है जो दोस्तों है जो फंसा हुआ था, उसको भी है जो अभी है जो कल है जो क्लियर है जो किया गया है। तो दोस्तों है जो ब्रिक्स की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है इस बार। चलिए आगे आगे बताइए। हाँ, ईरान के राष्ट्रपति का नाम आया है कि नहीं? हाँ, पेंजिकिस्यान, पेंजिकिस्यान, बहुत बढ़िया, पेंजिकिस्यान, बहुत बढ़िया है। पेंजिकिस्यान है जो दोस्तों है जो वहाँ के राष्ट्रपति की मौत हो गई थी जब अजरबैजान में वो गए थे, वहाँ एक है जो पोर्ट का है जो उद्घाटन करने के लिए जब रहीसी साहब गए, तो वापस जब आ रहे थे दोस्तों, तो है जो उनकी है जो हवाई दुर्घटना में मौत हो गई थी। उसके बाद है दोस्तों जो ईरान में नया राष्ट्रपति है जो बना है। चलिए, वरिष्ठ बैंकर नारायण बगुल जिनका निधन मई 2024 में हुआ, निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? HDFC, एक्सिस बैंक, IDFC और ICICI बैंक। नारायण बकुल यह जो दोस्तों है जो बैंकिंग की दुनिया का है जो दोस्तों बेताज बादशाह है जो इनको कहा जाता था, और है जो यह है जो इनका नाम था नारायण बगुल। किस बैंक के संस्थापक में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है? चलिए बताइएगा। जल्दी से बताइएगा, आंसर है जो क्या होगा? वरिष्ठ बैंकर नारायण बगुल जिनका निधन 2024 में हो गया है, किस बैंक की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका उनका रही है? HDFC, एक्सिस बैंक, IDFC और ICICI। बहुत बढ़िया, ICICI। चलिए HDFC नहीं है, ICICI है,
स्कीमर जी का सही है, HDFC रही है, ICICI है, शायद 1955 में इसकी स्थापना हुई है, आई थिंक 1955 में ही हुआ होगा। चले ICICI नारायण बगुल, याद रखिएगा, बैंकर है ये। लघु वित्त बैंक के यूनिवर्सल बैंक के रूप में रूपांतरण के लिए नए दिशा निर्देश भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए हैं। ये है जो दोस्तों इसके रूपांतरण में लघु वित्त बैंक की शुद्ध संपत्ति नए दिशा निर्देश के अनुसार है जो कम से कम कितनी होनी चाहिए। सिंपल सा बताइएगा, जो लघु वित्त बैंक है उसको है जो दोस्तों है जो यूनिवर्सल बैंक के रूप में परिवर्तित होने के लिए उसके पास कितनी है जो शुद्ध संपत्ति है जो होना चाहिए, 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ या 5000 करोड़। चलिए बताइएगा। लघु वित्त बैंक, भारत में टोटल कितने लघु वित्त बैंक हैं? 12 लघु वित्त बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है। बताइएगा आंसर क्या होगा इसका, जो 622 का। चलिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे दोस्त, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रवीण कुमार जी का आंसर आ रहा है 1000 करोड़, 1000 करोड़ आंसर आ रहा है। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। जरूर है जो लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन दबा दे दोस्तों। हाँ हाँ, 1955 में एक उनको इनकॉर्पोरेट किया गया था, 1994 में। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 1000 करोड़ है दोस्तों है जो उसकी संपत्ति जो है जो लघु वित्त बैंक यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए उसको शुद्ध संपत्ति कम से कम है दोस्तों है जो 1000 करोड़ रुपया जो होना चाहिए। यह जो टोटल कितना है जो लघु बैंक है, 12 है जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं। चलिए अच्छा, भारत में भी है जो सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितनी है, चलिए बताइएगा। भारत में सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितनी है बताइएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करते हुए जल्दी से जो बताइएगा, भारत में भारत में सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितना है अभी। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए RBI द्वारा रिकॉर्ड लाभांश को हस्तांतरण सरकार को किया गया है, यह राशि कितनी है? 0.51 लाख करोड़, 1.1 लाख करोड़, 1.51 लाख करोड़, 2.11 लाख करोड़। यह जो दोस्तों RBI ने लाभांश है जो हस्तांतरित किया है, कितना लाभांश है जो हस्तांतरित किया है, कौन सा एक्ट अगर जानते हैं तो एक्ट भी बता दीजिएगा। 12 गो, बहुत बढ़िया प्रवीण जी, 12 गो है, 12 ही है, हाँ बहुत बढ़िया। चलिए जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा भैया, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कितना है जो दोस्तों जो लाभांश हस्तांतरित किया है RBI ने सरकार को? जल्दी से बताइएगा आंसर, आंसर जल्दी से बताइएगा। चलिए जितना देरी चलेगा चलेगा, फिर बाद में बताइएगा कितना है जो सरकार को हस्तांतरित किया है बताइएगा। 623 का सी आ रहा है। चलिए 2.11 लाख करोड़ रुपया है जो दोस्तों है जो लाभांश के रूप में है जो दोस्तों सरकार को किया है। लाभांश में 1934 का एक्ट है जो दोस्तों है जो 34 के अंतर्गत है जो दोस्तों है जो क्या किया है, 2023-24 में है जो लाभांश है जो हस्तांतरित किया है। इसके लिए एक विमल जलान कमेटी भी बनी थी, विमल जलान कमेटी भी है जो इसके लिए बनी थी कि कितना है जो दोस्तों है जो सरकार को ट्रांसफर करना है या कितना बफर में रहना है, उसके लिए एक कमेटी बनी थी, विमल जलान कमेटी, ध्यान रखिएगा। चलिए निम्नलिखित में से किस एयरलाइंस का यात्री विमान मई 2024 में एक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के दौरान खतरनाक टर्बुलेंस में फंसने के कारण
यात्री भयंकर चोटों का शिकार हुए थे तथा एक यात्री की मृत्यु भी हो गई थी। एयर इंडिया, तुर्किश एयरलाइंस, सिंगापुर एयरलाइंस या डेल्टा एयरलाइंस, बताइएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा भैया, मेरे जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बताइएगा निम्नलिखित में से किस एयरलाइंस का यात्री विमान 2024 में अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के दौरान खतरनाक टर्बुलेंस में फंसने के कारण यात्री की भयंकर चोटों का शिकार हुआ और उस यात्री की मृत्यु भी हो गई थी, बताइएगा। (624) का ए आ रहा है आंसर। चलिए थोड़ा बैटरी कम है इसीलिए थोड़ा जल्दी खींचने का प्रयास करेंगे। सिंगापुर एयरलाइंस का था दोस्तों, सिंगापुर एयरलाइंस का है था। जल्दी से बताइएगा। सूरज सिंह का 2.11 लाख करोड़, नहीं सूरज सिंह जी एयर इंडिया नहीं था, सिंगापुर एयरलाइंस था, सिंगापुर एयरलाइंस था, ध्यान रखिएगा। और भारत में है जो दोस्तों है जो इंडिगो है जो सबसे सफल कंपनी है, सबसे सफल कंपनी है, ध्यान रखिएगा। समाचारों की सुर्खियों में रहा 2020 क्या है? समाचारों की सुर्खियों में रहा 2020 क्या है? कारपोरेट जगत समर्थित राजनीतिक पार्टी है, क्रिकेट मैच की नई श्रृंखला है, युवाओं को लक्षित एक पहल है, देश के सर्वाधिक पिछड़े जनपद है। बताइएगा क्या है जो दोस्तों है जो चर्चा में था 2020, बताइएगा। हाँ, ये है जो कॉर्पोरेट जगत के समर्थित राजनीतिक पार्टी है। बैटरी थोड़ा सा कम खत्म हो रहा है इसलिए जल्दी से करने का प्रयास करेंगे। बैटरी है जो खत्म हो रहा है दोस्तों। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने 26 अप्रैल 2024 को सुनाए गए निर्णय में चुनाव प्रक्रिया को और भी निष्पक्ष तथा स्वतंत्र बनाने के लिए कतिपय निर्देश दिया गया था। और उसमें क्या कहा गया था? एक्चुअली क्या है कि बैटरी खत्म हो गया है, आज चार्ज नहीं कर पाए, थोड़ा सा आज व्यस्तता के कारण चार्ज नहीं हो पाया, बैटरी का जो ड्रेन हो गया है। तो दोस्तों है जो अब कल मिलते हैं, बैटरी है जो ड्रेन हो चुका है, कल मिलते हैं इसी समय, कल है जो चार्ज करके रखेंगे। सॉरी आज के लिए। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल है जो फिर है जो इसी समय मिलेंगे। जो भी देख रहे हैं दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सॉरी आज बैटरी ड्रेन हो गया, इसके चलते है जो बंद है जो कर रहे हैं। तो कल है जो फिर मिलते हैं इसी समय। धन्यवाद।